आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मारो आपनो राजस्थान। देखेंगे प्रदेश भर के तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। गोविंद सिंह डोटासरा के 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। एमएलए हुड्ला के कई ठिकानों पर भी कार्रवाई। टिड्डी के हमले से भी तेज राजस्थान में ईडी की कार्रवाई। चुनाव से पहले ईडी की दस्तक पर गहलोत केंद्र सरकार पर हमलावर। और फेमा मामले में भी ईडी ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भेजा समन। 12 साल पुराना है मामला। और सगे भाई को ट्रैक्टर से रोदने वाला आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार। वायरल वीडियो से सियासी पारा गरमाया। और अब देखेंगे खबरें तफसील के साथ। चुनाव से पहले राजस्थान में एक बार फिर ईडी ने दस्तक दे दी है। आज सुबह राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े 5 ठिकानों पर ईडी पहुंची है और छापेमारी अब भी जारी है। जानकारी यह भी मिल रही है कि ईडी कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुड्ला से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी जयपुर, दौसा और सीकर में चल रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की यह छापेमारी राजस्थान परीक्षा पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अंजाम दी जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा ने भी ईडी की इस कार्रवाई पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, न पहले कभी झुके। और ईडी ने फेमा के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी तलब किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि वैभव गहलोत को आज जयपुर या नई दिल्ली में संघीय एजेंसी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी द्वारा फेमा मामले में भेजे गए सम्मन का संबंध राजस्थान स्थित आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े समूह ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों और प्रमोटर शिवशंकर शर्मा, रतनकांत शर्मा और अन्य के खिलाफ ईडी के जरिए से हाल ही में मारे गए छापों से है। वैभव गहलोत को ईडी के समन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, वैभव गहलोत का जहां तक मुझे अंदाजा है, ये टैक्सी की एक कंपनी है, उसका मामला है। अब इस कंपनी में किसने किसको शेयर बेचे, उसका जवाब कंपनी खुद दे रही है, लेकिन वे टारगेट मुझे कर रहे हैं। आपको बता दें, यह मामला 12 साल पुराना बताया जा रहा है। देखिए, वैभव गहलोत का काम है नहीं, कोई कंपनी ने किया होगा, वो जवाब देगी उनका। वैभव गहलोत का तो खाली, जहां तक मेरे को नॉलेज है, ये खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का हिस्सेदारी मेरी ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है, उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। टारगेट तो मोदी कर रहे हैं, टारगेट मोदी तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या 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 नहीं किया इन्होंने हॉर्स राइडिंग करके सरकार बना ली वहां पर। यहाँ दाल गली नहीं उनकी, इसलिए जानपुर के राजस्थान आज उनका सर्वोच्च टारगेट है राजस्थान के अंदर। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे, इनको कामयाब होकर दिखाएंगे। जनता हमारे साथ में है। ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कह रहा हूँ आपको, जहां जहां ईडी गई है, मैंने एग्जाम दिया कर्नाटका का, आपको 22 बार हमले हुए वहां पर। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले शुरू हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में हमले हुए वहां पर। और वहां किसके ऊपर हुए सुनिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा यहाँ पर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां पर है। डीके शिव कुमार पर हमले हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर पहले प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी छापेमारी की कार्रवाई इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राज्य की महिलाओं, किसानों और गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी का फायदा मिल सके। दरअसल आज ईडी ने राजस्थान में पेपर लीक मामले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और दौसा की महुआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के परिसरों पर छापे मारे हैं। कि जो हालात बना रखे हैं, इससे कोई घबराने वाले नहीं है। ये इनको गलतफहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं, 5 गारंटी। उनको तैयारी करने के 5 नेताओं को चुन ले पहले ही, कि जब गारंटी कल देंगे तो परसों कहाँ का छापे डालने हैं, पहले तय कर लें। ये हालात है, तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में, जो लोगों के दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागर्दी कर रहे हो। गुंडागर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। पेपर लीक में इस ईडी की कार्रवाई पर सीएम अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वॉर रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि डोटासरा को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की साख पर भी सवाल उठाते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि एजेंसियों ने आतंक मचा रखा है और इनकी कोई साख नहीं बची। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लिखा, 25 अक्टूबर को राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस ने गारंटी की घोषणाएं की, 26 अक्टूबर को छापा पड़ जाता है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा। वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वहीं मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ के IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, वैसे वैसे टिकट कटने से नाराज प्रत्याशियों की बगावत भी अब खुलकर सामने आ रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर विधानसभा में अरोड़ा समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और भाजपा नेत्री विनीता आहूजा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब घोषित कर दिया है। आपको बता दें, विनीता आहूजा पहले भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर चुकी हैं। इस दौरान विनीता आहूजा को सर्व समाज का समर्थन होने का दावा भी किया गया। भाजपा ने श्रीगंगानगर विधानसभा में अपना प्रत्याशी अब जयदीप बिहानी को बनाया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा अरोड़ा वंश समाज की अनदेखी लगातार की जा रही है, इसीलिए अब राजस्थान में अरोड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत करेगा। और भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव अड्डा में कल सगे भाई ने अपने भाई को ट्रैक्टर से रौंदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या का लाइव वीडियो सामने आने के बाद से इस पर बवाल मचा हुआ था और चुनावी प्रदेश में इस हत्या पर राजनीति भी जमकर हो रही थी। इस घटना को तरजीह देते हुए पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रास्ते से निकलने को लेकर दोनों भाइयों में पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हत्या में उपयोग किया गया ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य लोगों की भी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि भाजपा नेता संबित पात्रा कांग्रेस सरकार पर जमकर इस मौके को भुनाते हुए निशाना साध रहे हैं। आज टीवी चैनल के ऊपर अभी जो दृश्य देखने को मिला है वो बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही चिंताजनक है। अभी राजस्थान के बयाना, भरतपुर के बयाना में जो दृश्य आप सबने देखा होगा, चैनल में अभी चल रहा है। एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर, जिस युवक का नाम निरपत है, उस युवक के ऊपर चढ़ जाता है और युवक की वहीं पर तत्कालीन हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। विभत्स दृश्य है। ये केवल एक युवक की हत्या का विषय नहीं है, एक युवक की मृत्यु का विषय नहीं है। ये केवल एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर चढ़ गया, राजस्थान के एक गांव और एक जिले का विषय नहीं है। ये आज पूरे राजस्थान का विषय है। ये आज कांग्रेस शासित राज्यों का विषय है। बताया गया है कि प्रियंका वाड्रा राजस्थान आज पहुंच रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते और पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते आज प्रियंका वाड्रा जी से ये डिमांड करता हूं कि इससे पहले वो जनसभा को संबोधित करे, ये जो हृदय विदारक दृश्य है भरतपुर का, हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सामने है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, अनेक वर्षों की दो परिवारों के बीच। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 5 दिन पहले कुवैत से लौट रहे एनआरआई युवकों से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में लिप्त 4 पुलिसकर्मियों सहित 7 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपी कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें पुलिस मामले पर अब तक मुंह नहीं खोल रही है, लेकिन मीडिया पर खबरें चलने के बाद पुलिस को आनंद फानंद में गिरफ्तारी कर प्रेस नोट जारी करना पड़ा। अब तीनों एनआईआर युवक कार से बांसवाड़ा जा रहे थे, तभी बिछवाड़ा में आगे पावड़ा घाटी के पास आते खाकी वर्दी में खड़े 3 और सिविल में खड़े एक युवक ने कार को रुकवाया। कार की तलाशी के नाम पर पुलिस ने उनके पास से 250 ग्राम सोना और 3,50,000 रुपए का कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद तीनों एनआरआई युवक बिछवाड़ा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरक सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब 2 दिन का समय ही बचा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने अपील की है कि सभी पात्र मतदाता जो अब तक भी मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वा सके हैं, वे अभी भी 27 अक्टूबर 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी की जाने वाली पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची में शामिल मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। और आज महारो आपनो राजस्थान के आखिर में कराएंगे आपको ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन। देखिए जयपुर स्थित जल महल। मुझे दीजिए इजाजत। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार। आप इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है भारत की ऐतिहासिक विरासत जल महल, जो जयपुर में है। इसके अलावा इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था। असल में ये महल है 18वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पैलेस और जल महल का निर्माण किया था। 300 साल पहले आमेर के महाराजा ने जब इसका निर्माण करवाया तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ये जल महल इतना प्रसिद्ध हो जाएगा।
जल महल के निर्माण के पीछे एक विशेष कारण था जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं। जब 15वीं शताब्दी में इस इलाके में अकाल पड़ जाता था तो आमेर के शासक ने बांध बनाने का फैसला किया ताकि आमेर अमागढ़ के पहाड़ों से निकलने वाली पानी को इकट्ठा किया जा सके और पानी के निकास के लिए पानी के भीतर 3 आंतरिक दरवाजे बनाए जिन्हें मानसागर झील भी हम कहते हैं। इस झील की सुंदरता उस समय के राजाओं के आकर्षण का केंद्र थी और राजा अक्सर नाव में बैठकर इसकी सैर किया करते थे। राजा सवाई जयसिंह ने झीलों के बीच महल बनाने का फैसला किया ताकि वे अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानी और पंडितों के साथ झील के मध्य में शाही स्नान कर सके। झील के बीच अपनी दास्तान सुनाता जल महल एक 5 मंजिला इमारत है जिसकी 4 मंजिल पानी के अंदर बनी हुई है और एक पानी के ऊपर नजर आती है। सरोवर के आगे आपको विशाल पर्वत भी देखने को मिलेंगे। 5 मंजिला इस जल महल की सबसे खास बात यह है कि इसका सिर्फ एक मंजिल ही पानी के ऊपर दिखता है जबकि बाकी के 4 मंजिल पानी के नीचे है। यही वजह है कि इस महल में गर्मी नहीं लगती। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। खासतौर पर चांदनी रात में तो झील के पानी में यह महल बहुत ही खूबसूरत नजर आता है।